जय भीम साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज का ये महत्वपूर्ण लाइव एक जो प्रकरण हुआ है मेरठ में उसको लेकर है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपके बीच में रखनी है। वो बातें इस पूरी घटना से जुड़ी हुई हैं और कुछ ऐसे खुलासे भी हैं जो शायद आपको अंदर से सोचने को मजबूर कर दें, जैसी मुझे जानकारी है। लेकिन क्योंकि स्थिति बड़ी अजीबोगरीब थी और मुझे जो भविष्य में खतरा दिख रहा है इस मामले में, तो मुझे लगा कि आपको उसके प्रति सचेत करना जरूरी हो गया है। सर्वप्रथम तो मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूं और उनको नमन करना इसलिए जरूरी है उन महापुरुषों को क्योंकि उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज मैं जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मुझे लग रहा था कि अगर आप तक नहीं पहुंची तो खराब हो जाएगा, आप तक ये बात जानी जरूरी है और आपके माध्यम से पूरे देश तक, जहां तक भी लोग इस मामले को जानना चाहते हैं उसको उन तक ये बात पहुंचे। प्यारे साथियों, इस ये घटना को लगभग अब 60 घंटे करीब बीत गए और इन 60 घंटों में मैं चाहता था कल परिवार के पास मिलने जाना, लेकिन वहां के बड़े सीनियर अधिकारी से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे 24 घंटे का समय मांगा कि हमें 24 घंटे का समय दीजिए, हम गिरफ्तारी करेंगे, हम बेटी को बरामद कराएंगे। और जब वो समय पूरा हो गया तो आज मैं परिवार से मिलने के लिए गया। और आप ये समझिए कि कहीं भी कोई घटना होती है तो परिवार से मिलने के लिए लोग जाते ही हैं, उनका दुख बांटने के लिए। और जो मतलब उस तरह की जनप्रतिनिधि हैं वो इसलिए भी जाते हैं कि परिवार का जो विषय है, उनकी जो मांग है, उनके मन सामने जो परेशानी है उसको उठाएं और उनको एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, वरिष्ठ अधिकारियों के, मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में, मुख्यमंत्री और तमाम बड़े अधिकारियों तक उनकी अपनी बात पहुंचाएं, जिससे उस परिवार की मांगों पे सरकार चिंतन करे। तो आज जब मैं चला तो यहीं से पुलिस ने मुझे जो है उस तरह से मेरी निगरानी करनी शुरू की और मेन हाईवे जो है गाजियाबाद का, वो हाईवे पर बैरिकेडिंग लगा के मेरी गाड़ी को रोक लिया। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं जाना चाहता हूं उस परिवार की पीड़ा सुनने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए। मेरी परिवार से बात हुई है, अभी भी आधा घंटा पहले मेरी परिवार से बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको आना है, हमारे यहाँ जरूर आना है। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो? तो उन्होंने जबरदस्ती की, गाड़ी रोक दी, मुझे पैदल उतर के चलना पड़ा, रोड कई बार जो रोड बदलने पड़े, दौड़ लगानी पड़ी, तमाम तरह से प्रयास था कि मैं वहां जाऊं क्योंकि हमारे हजारों कार्यकर्ता वहां इंतजार कर रहे थे। और जब मैं पहली गाड़ी से क्रॉस किया तो हम मतलब पहली जगह से हम लोग काफी दूर हाथापाई, मतलब पुलिस के लोग धक्का देते रहे, लात मारते रहे। एक कील जैसी नकुली चीज जो है यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ ये रही, वो मेरे हाथ में भी जो है लग गई। और मैंने ऐतराज भी किया कि पुलिस को अपना रोकना है, ठीक है, उसका एक तरीका है, लेकिन रोकने के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे साथियों ने हिम्मत बढ़ा के जो है और पहले पड़ाव को हम लोगों ने पार कर दिया। जैसे आगे निकले तो दूसरी जगह बैरिकेडिंग कर रखा है, वहां से मैं फिर दूसरी तरफ गया। फिर मैंने एक आगे जाके मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल से मैं और मेरे साथ जो सुरक्षाकर्मी थे हम लोग ऊपर हाईवे पे चढ़े। एक ट्रक से हम लोग जो है हमने 1 किलोमीटर करीब सफर तय किया और हमने फिर अपनी गाड़ी जो हमारे साथियों की थी उनमें गाड़ी रुकवा के बैठने को, तब फिर पुलिस सामने आ गई और इस तरह जैसे फिल्मों में होता कि गाड़ी बिल्कुल सामने लगा दी, चाहे हमें चोट लग जाए, चाहे हमारी गाड़ी को नुकसान हो जाए, चाहे उनको खुद नुकसान हो जाए। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया। फिर मैं उसके बाद वहां से भी क्रॉस करके हम भागे वहां से, फिर एक गाड़ी अगली पकड़ी, फिर आगे गए तो आगे देखा फिर बैरिकेडिंग लगा कर फिर मैं नीचे चला गया।
फिर मैं एक गांव में के जाने वाले 3 लड़के थे, गांव के में घूम रहे थे, मैंने उनसे मोटरसाइकिल ली, मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मेरी मदद करो, मुझे वहां जाना है। उनके जरिए मैं 4, 5, 6 गांव में होता हुआ किसी तरह से मेरे टोल पे पहुंचा जहां हमारे साथी मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरी वहां अधिकारियों से वार्ता हुई, कई सारी चीजें हुई, 2 बार वार्ता हुई। मेरी एक ही डिमांड थी कि मैं परिवार से मिलना चाहता हूं, और मेरी कोई जिद नहीं है कि मैं उस गांव में जाऊं कपसाड़ में, आप मुझे यही लाके मिला दो। और पुलिस इस बात पर अड़ी हुई थी कि भाई आप गाजियाबाद वापस चले जाओ, हम गाजियाबाद और दिल्ली या दिल्ली मिलने की व्यवस्था करा देंगे, जब हमारी टीम वहां विरोध कर रही थी। और मैं उनसे आग्रह कर रहा था कि भाई मैं यहाँ आया हूं तो मुझे यहीं मिलने दीजिए, परिवार को लाकर मिलवा दीजिए, मैं उनकी पीड़ा को सुन लूं, उनके हाल को जान लूं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो इस समय के जो महसूस कर रहे हैं, और मीडिया के सामने रख दूं, अपने लोगों के सामने रख दूं, सब लोगों तक ये बात चल जाएगी। आज मेरे लाइव में 6000 से ज्यादा लोग जुड़ के इस बात को देख रहे हैं, तो इसका मतलब सुबह से ये चीज लोगों के संज्ञान में है कि चंद्रशेखर वहां जाके उस परिवार की आवाज बनेंगे। अब मैं जो इंपोर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं, फिर वहां मुझे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बेटा और बेटी बरामद हो गए हैं और आपकी जो मेहनत थी वो सफल होगी, पुलिस को सफलता हासिल होगी है। ये बात उन्होंने मुझसे कही। लेकिन इस बात सिर्फ यहीं तक नहीं खत्म हो रही है, वो परिवार किस हाल में है। ऐसा क्या है कि जो फोर्स लगानी चाहिए थी अपराधियों को रोकने में, वो फोर्स मुझे रोकने के लिए लगाई गई। ऐसा क्या है, सब चीजों को जानते हुए भी इस तरह से जगह जगह बैरिकेडिंग करके और मेरी जान को दांव पे लगा के जो है पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही थी। कौन इतना प्रेशर कर रहा था, इसका जवाब अगर कोई शख्स दे सकता है तो वो है जिलाधिकारी मुझे मेरठ, जो इस बात का जवाब दे सकते हैं। उनको इस बात का पुख्ता पता कि किसके इशारे पे मुझे रोका जा रहा। अब मैं वहां जाके करता क्या, किसी के यहां दुख होता है, लोग जाते हैं, तमाम पार्टियों के लोग गए हैं, हम लोग जाते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं, मीडिया के सामने रखते हैं। और जैसा हमने कहा था कि अगर हमारी मांग पूरी तो धरना देंगे, तो ये सरकार को धरने से डर क्या है, इसका जवाब भी सरकार ही बेटर तरीके से दे सकती है। मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट, जो आपको जाननी चाहिए, और मुझे जो भविष्य का खतरा है, कल का जो मुझे खतरा है, जैसे बताया गया शाम में जब लोग वहां आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया या धक्का दिया, इधर खींचा उधर खींचा, कपड़े फटे, चोट लग गई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब आदमी संघर्ष करने स्वाभिमान सम्मान के लिए निकलता है, इस तरह की सोचें जो होती है, इनसे नहीं घबराना चाहिए। और जो लोग घबराते हैं, मैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं मानता कि वो इस बात के साथ सड़क पर निकलेंगे, हम मतलब जाएंगे तो हमें वो नहीं होगी, कोई परेशानी आ जाएगी। तो जिनको इस तरह का भय हो, वो घर में रहे यार, काहे को जा रहे हो। बेसिक ये है कि मुझे किसने बताया कि लड़की कल ही बरामद करा ली गई, और आज क्योंकि हम लोग जा रहे थे, और हम लोग अगर इस तरह की स्थिति हो जाती तो हमें पता पहले ये बात क्लियर हो जाती, लड़की मिल गई तो हम लड़की से मिलते, वो किस हालत में जानने का प्रयास करते। लेकिन पूरे शाम तक मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत दबाव बन गया, तब पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ा कि लड़की और लड़का बरामद हो गए, वरना उससे पहले सारे मामले को छिपाया जा रहा था। अब महत्वपूर्ण क्या है, अगर लड़की पुलिस के पास थी, पुलिस ने बरामद कर ली, तो आज पूरे दिन लड़की को कहां रखा गया, उसको क्या सिखाया गया, क्या समझाया गया। क्योंकि मुझे जो घटना बताई गई है चशमदीदों द्वारा या वहां के लोकल लोगों द्वारा, कि वो लड़का उस लड़की को पिछले लंबे समय से परेशान कर रहा था, इस बात को लेकर गांव में विरोध भी हुआ था, इस पर चर्चा भी हुई थी, और लड़की ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं इस लड़के से दूर रहना चाहती हूं, इसको कहिए कि लड़का अपना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। लड़का जबरन उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और उसको टॉर्चर कर रहा था, उसको उस लड़की को मजबूर कर रहा था कि वो उस लड़के से बात करे। और उस दिन भी क्या हुआ, अगर आपने सुना हो, कि उस लड़के ने खेत से निकल के उस लड़की को आवाज लगाई, जहां उसकी मां भी साथ थी, कि मुझे उससे बात करनी। लड़की ने मना कर दिया। तो जहां तक मुझे नजर आता हुआ ये है कि लड़के ने लड़की को धमकी दी कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तेरे परिवार का कत्ल कर दूंगा, और इस बात को पुख्ता करने के लिए उसने एक हथियार से उसकी मां का कत्ल कर दिया। डरी सहमी लड़की, जिसकी मां का कत्ल उसके सामने हो गया हो या मृतक स्थिति में हो, वो उसको किस स्थिति में, एक आदमी था, 2 आदमी थे, 4 आदमी थे, उसको कैसे लेके गए, कहां लेके गए, किसी को नहीं पता है।
अब मुझे डर क्या है? अब मुझे डर है कि लड़की को डराकर, लड़की को समझाकर, परिवार को डराकर, इसलिए शायद हमें जाने से वहां रोका जा रहा था कि हम ना मिले, हम ना अपनी बात, उनकी बात सुन पाए, ना कर पाए, कि जिसके लड़की को डरा के कल लड़के के फेवर में बयान दिलाए जाए कि मैं ही इसके साथ जाना चाहती थी। और इसका एक माहौल बनाने का काम कल से किया जा रहा है कि लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग था, लड़का लड़की जो एक दूसरे को जानते थे, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। ये सारी बातें कल से जो है वहीं आसपास के लोगों द्वारा, मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा, इस महान मीडिया का, जिसमें बिल्कुल भी नैतिक चरित्र नहीं है, कमजोर वर्गों की बेटियों के चरित्र का दमन करते हुए। ये भी एक तरह का नोचना होता है, जिस तरह का जो है वो मीडिया कर्मी कर रहे हैं। उनमें सब्र नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है जानने की, लेकिन उनको वो किसी भी अरे गहरे कहीं बाइट चला के ये बताना है कि लड़की गलत है। हम कल से देख रहे थे, चाहे हाथरस हो, हाथरस में भी यही हुआ। मीडिया ने डिबेट करनी शुरू कर दी। मेरे आज भी याद है, कुछ चैनल डिबेट करवा रहे थे और कह रहे थे कि फोन में उनपे कोई जानकारी नहीं थी कि उनके फोन में मैसेज मिले हैं, उनकी बातें होती थी, उनका ये होता था, उनका वो होता था। आप समझिए पूरा नैरेटिव क्या, पूरा नैरेटिव उस परिवार को गलत बनाने का है। और ऐसा क्या है उस गांव में जहां कल सब लोग चले गए थे कि वहां एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो दलितों का ही, क्योंकि दलित सीट से जो है, रिजर्व सीट से, मतलब रिजर्व सीटों का से चुनाव व्यक्ति जो उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में उनका नेतृत्व करता है, उसको गांव में ना जाने दिया जाए, ये किसकी नाक का सवाल बना हुआ था। और जितनी मैं समझता हूं, ये हिम्मत डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेताओं में या अधिकारियों में तो नहीं थी। जहां गाजियाबाद पुलिस, सहारनपुर पुलिस, मेरठ पुलिस, हापुड़ पुलिस, तमाम एक इस तरह का मतलब संगठित जो है एक वो चला रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे कि चंद्रशेखर वहां नहीं पहुंच जाए। ये क्यों था? इसका एकमात्र कारण मुझे नजर आता है कि परिवार दहशत में है, परिवार डर में है, और परिवार चंद्रशेखर आजाद से ना मिले, और परिवार को जिस तरह का दबाव बना जा रहा है, वो दबाव बनाने में पुलिस प्रशासन और वहां के लोकल लोग कामयाब हो जाएं, मुझे ऐसा लगता है। इस गांव की हिस्ट्री के बारे में 2018 के आसपास की एक घटना हुई थी जिसमें दलितों के घर जलाए गए थे। ये भी इस गांव का इतिहास है। ये भी मुझे आज वहीं किसी सज्जन द्वारा बताया गया। मैं आपको ये बात बता रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है और खुद सरकार से जुड़े हुए लोग किसी भी कीमत पर अपराधियों को अपराध करने से रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन जो कोई आवाज उठाना चाहता है उनको रोकने का और उनको जो है तमाम तरह की मुसीबतों में डालने का काम सरकार के इशारे पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। मैं पुलिस के भाइयों का धन्यवाद दूंगा। वो कितना ही हमसे लड़ लें, कितना ही वो हमें कोहनी मार ले, कितना ही जो है वो जूते चला लें, कितना ही जो है और तमाम तरह के प्रयास कर ले, और ये कीले वीले, हम गोलियों से नहीं डरते, इनसे क्या डरेंगे, तो ये सारे प्रयास कर ले। मैं जानता हूँ कर्मचारी है उनका, वो मेरे खिलाफ नहीं है, वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो तो ड्यूटी कर रहे हैं जो उनको ड्यूटी दी गई। वरना बताइए गाजियाबाद पुलिस मुझे काहे को रोकेगी? मामला मेरठ का है, और मेरठ में भी मैं तो इस बात पे भी असहमत नहीं था कि भाई मुझे गांव में जाना है। मैं तो इस बात पे भी सहमत था कि मुझे गांव में, अगर आप गांव में दिक्कत है किसी भी तरह की, जो कल तक तो नहीं थी, कल तो ज्यादा आक्रोश था, कल तो ज्यादा लोग चिंता में थे, कल सिचुएशन वैसी थी, तो कल तक इतने लोग गए सब कुछ, तब तो दिक्कत नहीं आई। लेकिन आज जब काफी चीजें बीत गई हैं तो हम परिवार को सुने बगैर कैसे वो करेंगे? तो आज ऐसा क्या हुआ कि मुझे वहां नहीं जाने दिया गया? ये बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और हो सकता है कल लड़की जो है किसी डर में, क्योंकि कोई मजबूत आदमी तो है नहीं समर्थन में वहां खड़ा दिख रहा है, हो सकता है डरा के धमका के कल उस लड़की से फेवर में बयान दिया जाए। ये मेरा डर है। पहले मेरा डर यह था कि हो सकता है उस लड़की की हत्या कर दी जाए, और हो सकता है उसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी होगी। लेकिन अब मेरा डर यह है कि हो सकता है कल पीड़िता से डरा के आरोपी के फेवर में बयान दिला दी जाए और पूरे मामले को पलट के साबित कर दिया जाए कि लड़की ही लड़के को लेकर चली गई थी। आप में इस बात को, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को इस पर निगाह रखनी है, और मैं पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद दूंगा जो सुबह से टोल पे डटे हुए थे, दोराला टोल पे, प्रतापपुर टोल पे, जो लोग गांव में गए थे परिवार से मिलने के लिए, उन तमाम कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। जब पुलिस मुझे जबरन उठा रही थी वहां,
मुझे पकड़ के खींच रही थी, मेरे बाल खींचने की कोशिश कर रही थी। किसके इशारे पे, किसको खुश करने के लिए, मैं समझ सकता हूं। जो कार्यकर्ता सीना तान के एक जवान की तरह लड़ रहे थे, मैं उन तमाम भाइयों का बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मेरी आंखों में उनका जो पहले सम्मान था उससे भी ज्यादा बढ़ गया कि किस तरह वो जो है रक्षा सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन आप भी जानते हैं इन परिस्थितियों में भी मैं नहीं चूका अपने परिवार के पास पहुंचने। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको नहीं जानकारी, मैं 20 से 25 किलोमीटर मुझे बाइक पे बैठ के जाना पड़ा, और एक अकेले जवान के साथ जो हमारे साथ सुरक्षा के जवान थे, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बेचारों ने काफी प्रोटेक्शन किया। लेकिन सिर्फ एक ही वो था और तमन्ना ये थी कि उस परिवार से जाके मिला जाए, क्योंकि जो समय दिया गया था पूरा हो गया था। बहुत मुश्किल घड़ी, बहुजन समाज के लोगों को सतर्क रहना, सावधान रहना है। और मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने कहा भी मीडिया से कि कपसाड़ जो है वो पाकिस्तान के टेरिटरी में है क्या? कि वहां एक चुना हुआ सांसद जिसकी बहन को उठा लिया गया है, जिसकी जो है मां की हत्या कर दी गई, वो अपने परिवार से नहीं मिल सकता, कि ये पाकिस्तान में है क्या? क्यों? मेरठ जो दिल्ली से 100 किलोमीटर नहीं है, रोड से जो गांव 3 किलोमीटर स्थित है हाईवे से, उस गांव में एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एक सांसद क्यों नहीं जा सकता? मेरे वहां जाने से किसे खतरा था? इसलिए मेरी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। मेरे मन में इस बात का भय है कि उस बेटी के साथ उसको डरा कर धमका कर हो सकता है आरोपियों के फेवर में बयान करा दिए जाए। लेकिन हम भी इस मामले पे निगाह बनाए बैठे, हम भी छोड़ने वाले नहीं है। हमारी टीम बेटी से मिलने की कोशिश करेगी और कोशिश करेगी उसको किसी तरह का दबाव उसके पार ऊपर न बनाया जाए। परिवार से मेरी अभी बात हुई, वो उसके पिता और भाई नरसी, उनके पिता दोनों रो रहे थे। वो कह रहे थे माँ तो चली गई, माँ को तो आप देख नहीं पाए, लेकिन पिता को आके देख लो। उनकी इच्छा थी, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध क्यों जो है प्रशासन किसी भी कीमत पे, आप ये समझिए कि जब मैंने उनसे आग्रह किया आप डीएम ऑफिस मिलवा दो, सर्किट हाउस मिलवा दो, लेकिन ऐसा क्या था कि मुझे परिवार से ना मिलने का जो है, ये किसका आदेश था कि चंद्रशेखर को परिवार से नहीं मिलने देना है? आप समझिए उत्तर प्रदेश है जहां कानून के राज की बात करते हैं, मुख्यमंत्री हर चौराहे पे यमराज खड़े, हर चौराहे पे यमराज खड़े। कहीं कोई बेटी का अपमान कर जाएगा तो वहां यमराज मिलेंगे और वो कहीं ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहां तो 52 घंटे बाद यमराज नहीं मिले। कहां गए आपके यमराज मुख्यमंत्री जी? और जो लोग जा रहे हैं परिवार से मिलने के लिए, उनको रोक रहे हैं, उन पर डंडा चला रहे हैं, उनको जो है अपमानित कर रहे हैं। सब समझ रहे हैं, जनता देख रही है, जनता देख रही है। और जिस तरह का व्यवहार जो है, मुझे लगा कि बाद में पुलिस आधार बनाएगी कि भाई हमारे कार्यकर्ता भी गुस्से में आ जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग नहीं जब मिलने देते कोई बात नहीं, हमें तो अपने लोग समझाना, नहीं मिलने देंगे कोई बात नहीं। लेकिन मैं बहुत जल्द कपसाड़ जाऊंगा, मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। जब कपसाड़ मेरठ में है और वो पाकिस्तान के टेरिटरी में नहीं है, चाइना के टेरिटरी में नहीं है, तो फिर एक चुना हुआ सांसद वहां क्यों नहीं जा सकता अपने परिवार से मिलने के लिए? जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं अपने मेरठ के साथियों को धन्यवाद दूंगा जो पिछले 2 दिनों से वहां डटे हुए हैं। एक एक कार्यकर्ता का हमारी पार्टी के नेता होगा, और मैं उनसे कहूंगा कि निगाह बना के रखें, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। किसी भी कीमत पे बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी है, उनको न्याय दिलाना है। और क्योंकि बेटी बरामद होगी ये सूचना उन्होंने मुझे अधिकारियों ने दे दी थी, इसलिए मैंने ज्यादा वो भी नहीं किया। मैंने प्रयास किया कि ठीक है, जब बेटी बरामद हो गई है, और एक आरोपी पहले बरामद उन्होंने पकड़ लिया था जो नामजद है, और एक जो है वो बाद में, अब जब मैं गया वहां, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी डिमांड पूरी हो गई। मैंने उनसे भी कहा कि परिवार को सुरक्षा व्यवस्था आप मुहैया करें लाइसेंस के साथ साथ, क्योंकि परिवार का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, उनको किसी तरह का भय ना। तो ये सब चीजें मैं आपके सामने इसलिए लाना चाहता था क्योंकि जिस तरह की मुझे सूचनाएं मिली और जिस तरह का आज परिवार से ना मिलने देना, परिवार पर प्रेशर बनाना और किसी हर तरह रोकना, हजारों की संख्या में फोर्स लगाना, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि कहीं तो कोई खेल है, कहीं तो कोई बात है जिसको प्रशासन छिपा रहा है। उत्तर प्रदेश है ये। मैं किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी पार्टी जुड़ी महिलाओं को पूछना चाहता हूं, आपने देखा है ना कभी कभी कुछ अपराध इतने जघन्य होते हैं जिनके लिए किसी के पास जवाब नहीं होता है।
एक माँ जो अपनी बेटी को खींच के ले जाते हुए गुंडों को नहीं देख पा रही थी, जो सामना करने के लिए मैदान में आई, और उस माँ को धारदार हथियारों से किस तरह से उसको कुचल दिया गया, ये आपने और मैंने देखा। ये उत्तर प्रदेश है, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है। उन्हीं की सरकार में कमजोर वर्गों की बेटियों को उठा लिया जाता है और उनकी माओं के साथ, जब एक माँ जो है ढाल बन के, शेरनी बन के अपने बच्चों की रखवाली के लिए खड़ी जाती है, तो उनकी माओं को धारदार हथियार से कुचल दिया जाता है। और जो उनकी न्याय की आवाज उठाने के लिए जाते हैं, उनको पुलिस सड़क बैरिकेडिंग करके रोकने का काम करती है, धक्के देने का काम करती है। ये आपने मैंने देखा। मैं एक काम कह के आया हूं उनसे, आप सुनोगे मिल जाएगा, कि ये जो आज दर्द सीने में लेके जा रहा हूं कि अपने परिवार से नहीं मिल पाया, इस दर्द से रोऊंगा नहीं, आंख में आंसू लाऊंगा, घबराऊंगा नहीं, पीछे नहीं बैठूंगा, आगे बढ़ूंगा। अपने साथी से भी कह के आया। उन्होंने कहा साहब मुझे यहाँ चोट मार दी, मुझे पुलिस ने यहाँ डंडा मार दिया, मुझे यहाँ मुक्का मार दिया। मैंने उनसे भी कहा कि जब बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लेके घर से निकले तो फिर किसी से घबराओ मत। ऐसी मुसीबतें आपका रास्ता नहीं रोक सकती, आपको कमजोर नहीं कर सकती। डटो मैदान में, ये तो आएंगी मुसीबतें। अगर देश के क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई, अगर वो इन बातों से डर जाते तो क्या देश आजाद हो जाता? क्रांति खून मांगती है, बलिदान मांगती है। अगर आजादी चाहिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, तो संघर्ष करने का मादा रखो। जिन साथियों ने संघर्ष किया उनको आभार। जिन साथियों ने पूरा दिन लगाया, मेरठ की पूरी टीम को, मुजफ्फरनगर की, गौतम बुद्ध नगर की, गाजियाबाद की, बुलंदशहर की, हापुड़ की पूरी टीम को धन्यवाद, सैल्यूट आपको। और स्पेशली मेरठ की टीम को जो डटी रही, बिजनौर के साथियों को भी, जो हमारे साथी आए थे, उन सबका भी धन्यवाद। हमारी नेशनल टीम के साथी भाटी जी, जो आज बहुत खूब संघर्ष किया, हिमांशु भाई, अमित भाई, निजाम भाई, सतपाल चौधरी जी, कपिल भाई, उन तमाम साथियों को, एक एक कार्यकर्ताओं को, सभी जिलाध्यक्षों को, प्रदेश की टीम को, मंडल की टीम को, मिशन 78 के भाइयों से मैं मिला, वहां थे, सबको मेरा धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, ये शुरू है, अंत नहीं। साहब कहते हैं जिस समाज को मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है वो कभी क्रांति नहीं करता, और जो क्रांति समाज नहीं करता वो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता, जो वो शासक समाज भी नहीं बनता। जो शासक समाज है उसकी बहन बेटियों का रोज अपमान होता है, उनको रोज जूते अब खाने पड़ते हैं। इसलिए शासक बनो। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्रांति का ये जो पर्व है, इसमें आहुति दो, आगे बढ़ो, संवैधानिक रूप से संघर्ष करो, पढ़ लिख के मेहनत करो, भाईचारा बनाओ। फिर इस तरह का कोई गुंडा, आप सोचोगे अगर कल ताकत आपके हाथ में, तो कोई गुंडा आपकी बहन को उठा ले जाएगा? मैं तमाम कमजोर वर्गों को कह रहा हूं, मुसलमानों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, संविधान को मानने वाले सामान्य जाति के लोगों को, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में, फूले साहब की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनको भी कह रहा हूं। तमाम दलित समाज के लोगों को कह रहा हूं, महसूस करके देखो। उस माँ के बारे में, उस भाई के बारे में सोचो जिसकी ने माँ खो दी और बहन किस हालत में है और 52 घंटे से गायब थी। उस पिता के बारे में सोचो जिसकी पत्नी को कुचल दिया गया और जिसको बेटी को अपना सम्मान मानता, वो 52 घंटे तक गायब है। वो, मैं तो समाज को परिवार मानता हूँ, इसलिए मेरे अंदर जो फीलिंग है, फिर मैं ना अपनी तबीयत के बारे में, ना अपनी सेहत के बारे में, ना किसी और चीज के बारे में फिर नहीं सोचता। मैं एक दिन का समय मांगा था, पूरा हो गया था, इसलिए मैं गया था। और आपको इस बात के लिए मैं बता देता हूं कि बेटी बरामद हो गई है। जो सबसे बड़ी डिमांड थी हमारी कि बेटी सकुशल है, बेटी बरामद होगी, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये भी इसके लिए भी कर रहा हूं कि बेटी का बयान जब तक ना हो जाए, आप लोग नजर रखना। मैं फिर कह रहा हूं, बेटी को डराकर उसके बयान को अपराधियों के पक्ष में कराने के लिए एडी चोटी के जोड़ लगाए जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए हमें नजर रखनी है, अपनी मां के हत्यारों को सजा दिलवानी है और उस बेटी के सम्मान की रक्षा करनी है। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, आज आपके संघर्ष को धन्यवाद। और जो साथी डटे रहे, जिनको चोट लगी, मेरे प्यारों, अपना ख्याल रखना। लड़ाई लंबी है,
एक दिन में संघर्ष परवान नहीं चढ़ेगा, लेकिन जब तक राजकाज नहीं बनेगा इस तरह के अपमान आपको सहने पड़ेंगे। इस अपमान से चिल्लाओ चीखो मत, इसको अपमान के घूंट को पियो और उससे संघर्ष करने की क्षमता पैदा करो और फिर मैदान में डटो, लोगों को जोड़ के भाईचारा बना के अपनी शक्ति बनाओ। आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। जैसी भी बात रहेगी आपके बीच इसी मीडिया के माध्यम से आकर रखूंगा। मैं क्यों नहीं जा पाया इसके बारे में आप चिंतन करना कि क्या कारण था कि मैं नहीं जा पाया और कौन था जो चाहता था मैं ना जाके परिवार से मिलूं, और ऐसी क्या बात थी जो छिपाई जा रही थी जो मेरे जाने से सामने आ जाती। मेरी नजर इस पूरे मामले पे आप भी नजर रखिए। धन्यवाद।